इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब लास्ट टाइम हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अच्छा अब हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर के की वैल्यू गिवन है और आपको सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, उसमें क्या था कि के गिवन नहीं था, के हमें मालूम करना था और सॉल्युबिलिटी हमें गिवन थी। अब ये न्यूमेरिकल उल्टा है, ठीक है, वाइस वर्सा है उसका। चलें स्टार्ट करते हैं जरा न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट गिवन है वो कौन सा है। तो सॉल्ट हमारे पास जो गिवन है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जिंक आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये बात तो आप देख चुके हो क्योंकि जो हमने सॉल्ट ब्रेक की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सॉल्ट ब्रेक किए थे आयनिक फॉर्म के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट कर कर। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने सॉल्ट ब्रेक करना उसमें सिखाया था। उसमें एक ट्रिक बताई थी मैंने कि किस ट्रिक के जरिए सॉल्ट को ब्रेक किया जाता है, तो वो जरूर आप देख सकते हैं। सही है, उसमें तमाम सॉल्ट आ जाएंगे जो कि आपके क्लास 11 में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी गिवन नहीं है लेकिन केएसपी गिवन है। तो सॉल्युबिलिटी जब गिवन नहीं है तो हमें सॉल्युबिलिटी एक सपोज करना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं इसको x, ये भी x हो जाएगी और इसको 2x हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था सपोज, लेकिन लास्ट वीडियो में जो वैल्यू थी वो गिवन थी। इस वीडियो में इस लेक्चर में वो वैल्यू गिवन नहीं है सॉल्युबिलिटी की, तो इस वजह से हमने सिर्फ सपोज करी है। ठीक है, अब केएसपी के एक्सप्रेशन बनाते हैं जरा इस इक्वेशन को देखते हुए। तो केएसपी इज इक्वल टू, क्योंकि केएसपी के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट साइड लेते हैं तो हमने जिंक लिख दिया और हाइड्रोक्साइड लिख दिया। ठीक है, अब जिंक की जगह जिंक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिंक की वैल्यू क्या है जो हमने सपोज की है x, और हाइड्रोक्साइड की जगह हाइड्रोक्साइड की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने सपोज की है 2x, इसका स्क्वायर जो कि केएसपी का बनता है। ठीक है, अब हमें जो है वो केएसपी की एक मुकम्मल एक्सप्रेशन मिल गई है x, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर 4x और स्क्वायर जो कि इक्वल टू होता है 4x क्यूब के। ठीक है, ये केएसपी की हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को केएसपी की वैल्यू पुट कर कर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं x की वैल्यू जो सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी। ठीक है, कैसे? केएसपी कितनी दी हुई है 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16। ठीक है, और जो आपके पास ये आया है 4x क्यूब। 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर लाकर डिवाइड करवा देते हैं। 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेकिंग रूट क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, क्यूब रूट ले लिया हमने तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 2.1 एक्सपोनेंट माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये आ गया क्यूब रूट। ठीक है, जब यहां तक वैल्यू आ जाए तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज को डालकर पुट कर कर कैलकुलेटर के अंदर आपने जो आंसर आएगा वो लिखना है। हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3.74 एक्सपोनेंट माइनस का 6। ठीक है, और ये आया है मोल पर डीएम क्यूब में। ठीक है, जो कि एक्स की वैल्यू आ गई है। लेकिन हमें कैलकुलेट किस में करनी है, देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। ग्राम पर डीएम क्यूब में हमें इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब ग्राम पर डीएम क्यूब में फाइंड करनी है तो हमें इस वैल्यू को ग्राम पर डीएम क्यूब में करना पड़ेगा। हमारे पास देखें जिंक का एटॉमिक मास गिवन है। क्या हम जिंक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो चाहिए हमें ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो लाजमी सी बात है मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे
फिर हमें पता लगेगा कि भाई हम जो है वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो में जरा बंदे रहिएगा, आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास निकालने जा रहे हैं हम, जो कि बराबर है 65.4 के जिंक आ गया, प्लस ऑक्सीजन होगा 32, प्लस हाइड्रोजन होगा 2, तो ये आ गया टोटल 99.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया जिंक हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास। अच्छा जी, अब हम जो है वो क्या करें इसके साथ ऐसा कि जो ये चेंज हो जाए ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो अगर हम देखें तो मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है, और हमें चाहिए ग्राम पर डीएम क्यूब, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको ग्राम पर मोल को, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल आउट, और ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा जरा। हम क्या करेंगे, हमें ग्राम पर डीएम क्यूब चाहिए, हमने क्या करा, मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा और ग्राम पर डीएम क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं, जरा इसको करते हैं। जो कंसंट्रेशन आई थी एक्स की, एक्स मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड की, उसी कंसंट्रेशन को 3.74 एक्सपोनेंट माइनस का 6, ये था मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 99.4, ये था ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल हो गया कैंसिल आउट, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ गई, जो सॉलिबिलिटी आ गई, वो कितनी आई है 3.7 एक्सपोनेंट माइनस का 4, और यूनिट है ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये सॉल्ट को ब्रेक करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर कर देख सकते हैं। मैंने उसमें जो स्प्रिंग सोलुबल सॉल्ट है आपकी क्लास 11 के, वो तमाम सॉल्ट को मैंने ब्रेक करना सिखाया है। तो आप वहां पे जाकर, मेरे चैनल पे जाकर मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सॉल्ट को ब्रेक करने की जो ट्रिक है वो आसानी से समझ में आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।